ये युग्म शब्द, ये क्या है, एक युग्म शब्द। अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि यही सब क्लास छोटी छोटी बात को अगर ध्यान रखोगे तो आपके बोर्ड में परसेंटेज बहुत आ जाएगा। और इस साल बहुत चांस है ये चैप्टर से पैसेज आने का, बहुत ज़्यादा चांस है इस चैप्टर से पैसे आने का, लिटरली। आगे बढ़ते हैं। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी बैठो, वहाँ बैठ जाओ उमा उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। चले चाल में तो कुछ खराबी ही है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध सितार के साथ। तो समझ लो, एक आध गीत सितार के साथ। तो यहाँ अब लड़की आ चुकी है। अब वही होगा जो बहुत पहले से होने वाला, जो पहले से बहुत होता है, क्या कि लड़के का बाप बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज और लड़की बन जाएगी गुनहगार। अब एक एक प्रश्न किए जाएंगे, लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे, लड़की की सुंदरता, लड़की की चाल, लड़की की ढाल, लड़की का अपीयरेंस, मीन्स एवरी कैरेक्टर्स ऑफ दैट फीमेल विल बी रेज्ड अ क्वेश्चन एंड दैट फीमेल हैज टू आंसर फॉर हर मैरिज। यही था पहले का रीत, वही रीत के बारे में यहाँ बताया गया है। तो वो आई तो राम स्वरूप ने, गोपाल प्रसाद ने बोला बैठो बेटी बैठो। तो राम स्वरूप ने बोला कि बाजे वाजे के पास, तो तूने वहाँ बैठ जाओ उमा उस तख्त पर बाजे वाजे के पास। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम जाओ और उस तख्त पर बैठो जहाँ बाजा वाजा है। तो गोपाल प्रसाद ने बोला नहीं नहीं, ठीक है, लड़की अच्छी भी है, लड़की सुंदर भी है, लड़की की चाल ढाल भी ठीक है, संस्कारी लग रही है, लेकिन क्या पता गाना वाना बजाना आता है कि नहीं, कुछ गुण वगैरह है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है जी हाँ, रामस्वरूप बोलता है जी हाँ, इसे सितार बजाने आता है और बाजा भी बजाने आता है, दोनों बहुत अच्छे से बजा लेती है। और बाद में वो उमा को आदेश देता है कि जाओ बेटी एक हाथ गीत सितार के साथ सुना दो। समझ में आया आप लोग को? पक्का? ठीक। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरे पति सोई। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। कितना सुंदर ये जो लेख था, कितना सुंदर था। किसने, मीराबाई ने जो लिखा था, कितना सुंदर इसमें बताया गया था कि जिस तरह से मीराबाई समाज के अनियमित और खराब संस्कारों को छोड़कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया था। हमारे सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों में मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब अब आप समझ सकते हो कि कुछ तो हुआ है। झेपती मतलब शर्माती, झेपती मतलब शर्माती बंद होती। मतलब क्या हुआ होगा ऐसे कि जो लड़की गा रही है, जो लड़की आने वाले लड़के वालों को जानती नहीं, वो लड़की गाना गाती है, और जब वो अपने होने वाले पति को देखती है वो तुरंत गाना बजाना बंद कर देती है। जरा सोचिए क्या हुआ होगा। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। आपकी लड़की अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुम पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो यहाँ तक आपने किस तरह से देखा कि उमा जब सितार बजा रही थी, तो जब उसकी नज़र अपने होने वाले पति शंकर पर पड़ी, तो उसकी जो शर्माती आँख थी उसे देखकर वो गिटार सितार बजाना रोक दी। अब ये देखकर रामस्वरूप चौंक गए। बोले क्यों, क्या हुआ उमा, गिटार बजाना क्यों बंद कर दी?
तभी तभी क्या होता है, गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि नहीं नहीं वैसे इतना काफ़ी था, अच्छा गाना गा लेती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद प्रश्न करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करने आता है? पेंटिंग वेंटिंग मतलब अंडरलाइन करो शब्द युग्म, पेंटिंग वेंटिंग मतलब चित्रकारी, लिख लो चित्रकारी। च पे छोटी की मात्रा, क पे बड़ा आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, चित्रकारी। चित्रकारी को हम पेंटिंग बोलते हैं या फिर आर्ट बोलते हो ना, आर्टिशियन जो एक काम करता है, आर्टिस्ट, उसके ड्राइंग वगैरह को हम चित्रकारी बोलते हैं। अगर आप और डीप हिंदी जानना चाहते हो तो इसको लीपापोती भी बोलते हैं पेंटिंग को कभी कभी, ठीक, लेकिन वो बड़े लेवल, जब आप बड़े लेते हो तब उसको लीपापोती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बताया गया है, यहाँ यही बताया गया है कि पेंटिंग का जब गोपाल प्रसाद प्रश्न करता है तो पहली बात उमा कोई जवाब दे नहीं रही है। उमा पहले एक्टिव थी, लेकिन जब से उसने वो इंसिडेंट देखा कि वो देखता है कि शंकर शर्मा रहा है, तब से वो शांत हो गई है। तो गोपाल प्रसाद प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें चित्रकारी मतलब पेंटिंग वेंटिंग भी आती है? तो रामस्वरूप बोलता है जी हाँ, क्योंकि उमा जवाब दे नहीं रही है। सब जवाब कौन दे रहा है? रामस्वरूप जी हाँ, वो देखो वहाँ जो कुत्ते वाली पेंटिंग टंगी है ना, वो भी किसने बनाई है? उमा ने ही बनाई है। और घर में जितनी भी सारी पेंटिंग है सब उमा का ही बनाया हुआ है। तो गोपाल प्रसाद वापस प्रश्न पूछते हैं और सिलाई वगैरह, तो रामस्वरूप वापस उमा शांत रहती है, उमा उत्तर नहीं देती। उत्तर देता भी है तो कौन देता है? रामस्वरूप उत्तर देता है। और रामस्वरूप उत्तर देता है कि हाँ हाँ सिलाई वगैरह तो पूरे घर की इसी के जिम्मे है। पूरे घर में अगर कुछ फट्टा वगैरह है, पूरे घर में अगर कुछ सिलाई कहीं करनी है तो सब उमा ही करती है। यहाँ तक कि मेरी कमीज़ में भी अगर सिलाई का मतलब खोलन आ जाता है, खोलन मतलब जब सिलाई की हुई जो धागा रहता है, जो नेचुरल सिलाई होती है, जो कंपनी से वो क्या, वो अगर निकल जाए तो उसको खोलन बोलते हैं। अगर मेरा भी अगर ये धागा खुल जाता है तो उसको भी कौन सिलता है? उसको भी उमा ही सिलती है। और वो बोल के हंसने लगते हैं। तभी गोपाल प्रसाद प्रश्न करते हैं कि बेटी क्या तुमने इनाम बिनाम भी जीते हैं? पहली बात, आप लोग को फटाफट ये सारे शब्द अंडरलाइन करने, युग्म शब्द, क्योंकि बोर्ड में ऐसे आ सकता है कि पाठ में से प्रयुक्त कोई 4 युग्म शब्द बताओ, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैंने बोला है कि ये सब युग्म शब्द भी अंडरलाइन करो और इसको जान लो कि नाम बिनाम करके शब्द है इस पाठ में। तो जब ये प्रश्न पूछता है गोपाल प्रसाद की बेटी क्या तूने इनाम विनाम भी जीते हैं, तो उसका भी प्रश्न कौन देना चाहेगा? उसका भी प्रश्न गोपाल रामस्वरूप देना चाहेगा। लेकिन रामस्वरूप दे इससे पहले गोपाल प्रसाद उन्हें रोक देते हैं, बोलते कि जरा उमा को भी तो मुंह खोलने दीजिए, देखो मैं भी कब से शांत खड़ी है, कुछ बोलोगी नहीं? तो रामस्वरूप बोलता है हाँ हाँ बोलो बेटी बोलो। तो उमा क्या बोलती है सुनिए। अब यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आया। अब यहाँ से सुनोगे कि जब नारी या फिर अब बोल सकते हो, यहाँ से आप देखोगे नारी सशक्तिकरण की, मतलब जब एक लड़की बोलना शुरू करती है तब पूरा समाज चुप हो जाता है। जरा यहाँ देखिए क्या बोलती है उमा। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आए तो अच्छा है वरना। वाह, कितना अच्छा शब्द बताया गया है। लिख लो वहाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वेमेन, वहाँ लिख लो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वेमेन, मतलब यहाँ पे वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही गलत बात है क्लास। और उमा का जवाब भी इतना सटीक है, इतना कड़क है और इतना चुभेगा, ये जवाब जरूर चुभेगा। जब पूछा गोपाल प्रसाद ने, सब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो रामस्वरूप जब बोला कि बेटी बोलो बोलो जवाब दो, तो उमा ने डायरेक्ट कह दिया, तुरंत मुंह पर कह दिया कि क्या जवाब दो बाबूजी? जब किसी चीज़ को बेचा जाता है तो जिस चीज़ को बेचा जा रहा है उससे नहीं पूछा करते कि तुम अब इस मालिक के पास जाना चाहती हो कि नहीं, बल्कि जो बेचता है और जो खरीदता है यही दोनों आपस में सौदा करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन तो यही यहाँ उमा ने यही दर्शाया गया है कि उसे उसके पिता ने एक चीज़ बना दिया है जिसका सौदा वो एक इंसान के साथ कर रहा है।
रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? बाबूजी चलिए, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब आप समझ लो। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, और उसे अपने ही परिवार की बुराई सबके सामने कैसे बर्दाश्त होती। और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए उमा वहाँ खड़ी हो गई। और उमा कहने लगी कि क्या आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, उमा कहने लगी, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप एक लड़की के इच्छाओं का, एक लड़की के लिए नापतोल कर, नापतोल मतलब आप देखो, आप बाजार पे जाते हो, समझ लो, आप बाजार में जाते हो, आपने एक किलो आलू ली। अब उस आलू में अरे एक दो आलू खराब निकल गई तो आप उस दुकानदार से झगड़ा करने लगते हो, उस दुकानदार से नापतोल करने लगते हो कि ये दो तीन आलू खराब है तो कम भाव कर दो। कहीं ना कहीं वो इसी तरह से हो रहा था कि लड़की को बुलाया गया, लड़की से लगातार प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे, और ये बात, उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उमा को ये बात नहीं पसंद थी। तो राम जब उमा बोलना शुरू कर दी तब रामस्वरूप डर गया, और रामस्वरूप बोला, बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन गोपाल प्रसाद ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रामस्वरूप, क्या आपने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? और शंकर भी बोल रहा है, बाबूजी यहाँ से चलिए। लेकिन अब उमा शांत होने वाली में से नहीं है। अब उमा अपनी पूरी भड़ास निकाल के रहेगी। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं बीए पास किया है, मैंने बीए पास किया है। जस्ट सोचिए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, कला स्नातक। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल से झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अब आप समझ रहे हो यहाँ किस बात हो रही है। तो जब जब क्योंकि अब आप यहाँ समझ जाइए कि क्यों, जब उमा सितार बजा रही थी और जिसने जब लड़के को देखा, और क्योंकि लड़का जान गया था कि ये वही लड़की है, इसने मुझे हॉस्टल में जो भी मेरे साथ कांड हुए थे, ये उसने मुझे वहाँ देखा था, इसीलिए वो लड़का शर्माने लगा, वो लड़के अपने आप को छुपाने लगा, और उसे देख के उमा शांत हो गई। तो उमा जब बोलना शुरू किए, उमा बोली, हाँ मैं एक शिक्षित लड़की हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, कॉलेज का हिंदी महाविद्यालय, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, और मैं बीए हूँ, मतलब कला स्नातक हूँ, और मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है कि मैं एक शिक्षित लड़की हूँ। ये मेरे लिए एक अपराध भावना नहीं है, ये मेरी एक अपराध, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और न कि आपके पुत्र जैसा हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कायरता मतलब भयावह, मतलब डरने वाला। तो यहाँ यही बताया गया है कि किस तरह से अब वो बेइज्जती कर रही है, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद का लड़का था वो हॉस्टल में ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था, और वो नौकरानी के पैरों से बच बचाकर भाग भाग कर निकला था और बचा था। उसी घटने का संस्मरण उमा उसके पिता और उस लड़के को बता रही है। रामस्वरूप, उमा, उमा, गोपाल प्रसाद, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा मतलब धोखा। आपकी लड़की बीए पास है, और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी लिखी। अब देखो बच्चों, पहले क्या होता था मालूम है? मैट्रिक मतलब लड़कियों को 10वीं पास माना जाता था। मैट्रिक मतलब लड़कियों को 10वीं पास माना जाता था। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप ने झूठे उनको बताया था कि जैसे उसकी लड़की की शादी हो जाए, क्योंकि पहले अगर लड़की पढ़ी लिखी रहती थी तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती थी। पहले अगर लड़कियों को लोग पढ़ाते लिखाते थे तो उसे गलत माना जाता था। तो इसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है गोपाल प्रसाद ने। तो फिर जब उमा, तो रामस्वरूप आप देखते हो उमा उमा कहते हुए, लेकिन गोपाल प्रसाद ने बाद में कह ही दिया कि आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा मतलब मित्रों, दगा मतलब होता है कि रामस्वरूप ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि रामस्वरूप ने उनको बताया था कि उनकी लड़की सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन ये तो 10वीं भी पास है, 12वीं पास है, प्लस इसने 4 साल का बीए का कोर्स भी किया है।
ठीक है। तो फिर उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और बेबसी मतलब मजबूरी का गुस्सा है, और उनके लड़के का रुलासापन। रुलासा मतलब जो उसने कार्य किया था, जो उसने कांड किया था, जो उसने गलत काम किया था, उसका पछतावा है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। सहसा मतलब तुरंत चुप हो जाती है, नॉर्मली मतलब स्वाभाविक रूप से चुप हो जाती है। भोर का तारा एकांकी संग्रह से, मतलब ये एक एकांकी है। अच्छा, तो यहाँ देख सकते हो कि उमा ने किस तरह से सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई को संभाला, सच्चाई को दर्शाया, और उसके पिता को भी उसके बारे में बताया। और तभी बैकबोन मतलब समझ सकते हो, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो वो लड़का कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि उसने कुछ गलती की थी, और वो गलती कहीं ना कहीं उसके रीढ़ की हड्डी को दबा दी। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये लिया गया है भोर का तारा एकांकी संग्रह से। अच्छा, मुझे एक और डाउट क्लियर करना चाहिए कि मैं आपका हिंदी का टीचर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी में अच्छे हैं। अच्छा, एकांकी नाटक बच्चों, बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि नाटक और एकांकी एक ही होता है। ये नॉलेज भी राइट है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 100% से सोचा जाए तो एकांकी और नाटक अलग अलग होता है। एकांकी वो होता है कि जो छोटा सा होता है, और एकांकी में एक ही सीन रहता है। और नाटक में कैसे अलग अलग सीन्स रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग बैकग्राउंड रहता है, और अलग अलग तरीके से होता रहता है। लेकिन एकांकी सेम होता है, एक ही सीन में पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या था, लेकिन सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको ये पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ शब्द संसार पे एक नज़र डाल दीजिएगा मित्रों। क्या है शब्द संसार? तख्त मतलब लड़की की बनी हुई बड़ी चौकी, लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, मतलब आप दोनों तख्त ऐसे बड़ा सा रहता है। तश्तरी छोटी थाली, खखारना खांसना गला साफ करना, और तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार। अच्छा, शिष्टाचार मतलब औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। अच्छा, स्वाध्याय में देखिए, संजार पूर्ण कीजिए। राम स्वरूप उमा, ये दोनों के बीच का रिश्ता क्या था? बाप बेटी का। पति पत्नी कौन थे? राम स्वरूप और प्रेमा। नौकर मालिक कौन था मित्रों? नौकर मालिक कौन था? नौकर मालिक थे रतन और रामस्वरूप। शंकर गोपाल प्रसाद, अब ये दोनों कौन थे? शंकर गोपाल प्रसाद, ये दोनों कौन थे? बाप बेटे थे। व्यवसायिक शिक्षा के नाम, अब ये तो बहुत इजी है। व्यवसायिक मतलब आप जो नौकरी करते हो, कॉमर्शियल, उन शिक्षा के नाम, ये तो मैं आपको बता दूंगा तो अर्थ ही नहीं रहेगा। शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों में के नाम वहाँ बताया गया है, सितार बताया गया है, तबला बताया गया है। गोपाल प्रसाद के दृष्टि में बहू ऐसी होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, आपने देखा ही होगा इस पार्ट में है। बाप बेटे चौंक उठे क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या कारण था कि उन्होंने देखा कि उमा सोने की रिम वाली चश्मा लगाई थी। उमा को चश्मा लगा क्योंकि उसके आंखों में दर्द था। राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। सोचो सोचो, फटाफट सोचो, उत्तर दो। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, सोचो। क्योंकि लड़के वाले देखने आने वाले थे। उमा को गुस्सा आया। सोचो, कारण सोचो। क्योंकि रामस्वरूप नापतोल कर रहे थे। अच्छा, कृदंत बनाइए। वेरी 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 नाइस इट इज, रियल क्लास। बहुत ही सुंदर विषय है ये कृदंत और तद्धित। कृदंत और तद्धित फिर अभी के लिए बता देता हूँ। पढ़ना मतलब पढ़वाया। सीना को लिख दो, सिलाया। समझाना को समझाया। चाहना को चाहया, चाहा लिख दो। हाँ, ये सब कृदंत है। चाहा, पढ़ना का पढ़ाया, समझना का समझाया, सीना का सिलाया, चाहना का चाहा। कृदंत तद्धित मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब हमारा क्लास एक बार
नॉर्मली जब खुल जाएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। शब्द पूर्ण कीजिए, पढ़े, शब्द युगम, पढ़े, लिखे, सभा, सोसाइटी, पेंटिंग, वेंटिंग, सीधा, सादा। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि अब देखो मैंने आपको पार्ट शुरू पहले से बता दिया युग्म शब्द की क्या अर्थ होती है। देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया, इसी तरह से आपके बोर्ड में भी आ जाएगा, समझ लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप युद्ध करने जा रहे हो तो अपने औजारों से तैयार रहिए। आपको नहीं मालूम आपका सामना कैसे होने वाला है और किससे होने वाला है, समझ रहे हो। शब्द युगम पूर्ण कीजिए, पढ़े, लिखे, ये तो हमने देखा। सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, पहले सबका अर्थ लिख लो। सुनी पढ़ी अंधविश्वास, अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशन, अफवाह, अंधविश्वास सुपरस्टिशन। किसी घटना में निहित, निहित मतलब होने वाला, आधारहीनता, आधारहीनता मीन्स नो सपोर्ट, नॉट ऑथेंटिक। मतलब जैसे मैं बोलूं कि सूर्य गर्म होता है, तो मैंने बोल दिया और लोगों ने मान लिया, मैंने बोल दिया लोगों ने मान लिया, इसी को हम बोलते हैं आधारहीनता, क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्रूफ। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे बोल रहे हो, साइंस में तो कितनी चीजें हैं जो किसी ने देखी नहीं है। जैसे आप देख लो, आपके 10th में चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिसिटी, 4th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या बताया गया कि देयर आर मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट किसी वायर से जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसको दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन हम सब पढ़ते हैं। उसका कारण क्या है क्लास? क्योंकि किसी ने भले उस चीज को नहीं देखा है, लेकिन लोगों ने उसको प्रूफ करने के लिए एक अच्छा आधार दिया है, एक ऐसा आधार दिया है जिसको माना जा सकता है। वो आधारहीनता नहीं है, इसलिए हम उसे मानते। लेकिन जो अंधविश्वास होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी तो उस रास्ते जाओ मत, इसका कोई कारण नहीं है किसी के पास, ना तो इससे प्रूफ कर सकता है कोई। तो वो चीज़ों को यहाँ मित्रों बताया गया है, वो चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है और वो चीज़ों को यहाँ बताया गया है। अच्छा, और यह क्या बताया? और अवैज्ञानिकता मतलब नॉन साइंटिफिक, जो बातें साइंटिफिक नहीं है उन्हें भी यहाँ बताया गया है कि उन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमें बताया गया है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि ये पाठ बहुत ही सुंदर पाठ था। और अगर इसकी स्वमत अभिव्यक्ति के बारे में आपको जानना है, इसके बारे में स्वमत अभिव्यक्ति की जानना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसका अर्थ यही बताया गया है कि जो अंधविश्वास के बारे में लिखो, समझ लो, अंधविश्वास के बारे में लिखो। या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि दहेज एक भयानक प्रथा, दहेज एक कुप्रथा, ऐसे भी आ सकता है। तो दो होमवर्क सुन लो। पहला आपका होमवर्क कि अंधविश्वास लिख लो, होमवर्क लिख लो, अंधविश्वास एक सामाजिक असुर, अंधविश्वास एक सामाजिक असुर और दहेज एक कुप्रथा। ये दोनों पे आपको सुमत लिख के मुझे भेजना है। लेक्चर देखने के तुरंत बाद आपको ये लिख के मुझे भेजना है। और अगर मैं आपको टाइम डेट भी दे दूंगा, साथ ही साथ मैं इसके और वर्कशीट्स पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, उसे भी आपको पढ़ना है। तो हाउ वाज द चैप्टर गाइस? चैप्टर, क्योंकि मैं जानता हूँ चैप्टर बहुत सुनना, और इस साल आपके बोर्ड में इस चैप्टर के आने के चांसेस हैं, क्योंकि शायद 2019 में आया था और नहीं आया होगा, तो इस साल तो आपके इसमें आने के चांसेस है। व्याकरण तो हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम ये भी पढ़ने लगेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरह पढ़ते रहिए। हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है, आपको जिगर सर ने पढ़ाया होगा चैप्टर फर्स्ट, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पूरक पठन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिफ्थ पढ़ लिया, सिक्स पढ़ लिया, सेवन्थ पूरक पठन है वो बाद में पढ़ेंगे, एट्थ पढ़ लिया, नाइन्थ पढ़ लिया। अब 10th भी पूरक पठन है, वो नहीं पढ़े, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन 11th कृषक गान बहुत ही सुंदर पोयम है, वो भी हम पढ़ लेंगे। और लेकिन ये जो है मतलब 4th, 7th और 10th, इसमें 10th वाला है ना ठेस चैप्टर, वो बहुत सुंदर है। और वो मैं इसलिए सुंदर बोल रहा हूँ क्योंकि वो ठेस किसने लिखा है आप जानते हो? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। उन्हें हम मॉडर्न प्रेमचंद बोलते हैं, मतलब आधुनिक प्रेमचंद, क्योंकि उनके जो लेख थे वो प्रेमचंद, जो इस समय हिंदी के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, उनसे रिलेटेड था। और इसीलिए हम वो चैप्टर पढ़े में हमारा बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, हमारा लेक्चर यहीं तक था।
आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय। और आप लोग रिवाइज करते रहिए कॉन्सेप्ट्स।